अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन की बात की थी और हमने कुछ एनालिटिकल सॉल्यूशंस निकाले थे। आज की क्लास में जो है वो हम उस बात को फर्दर आगे लेके जाएंगे और नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फोर्सेस इन्वॉल्व इन द इंजन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी बात। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 3 फॉर्मूले जो है वो गिवन है और ये वही 3 फॉर्मूले हैं जो हमने लास्ट टाइम इस्तेमाल किए थे। इसमें से एक डिस्प्लेसमेंट का था, एक वेलोसिटी का था एंड द थर्ड वन इज़ एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पे हमने ये किया है कि जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली, तो इन 3 फॉर्मूलों को जो है वो मैंने प्लॉट किया है और यहाँ पे हमने किया सिर्फ ये है कि हमने नॉर्मलाइज कर दिया, मतलब ये डायमेंशन लेस क्वान्टिटी बना दी गई है। तो आर जो यहाँ पे था उसको हम नीचे ले आए हैं एक्स के। सिमिलरली हम जो ओमेगा आर यहाँ पे था उसको हम वी के नीचे ले आए और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। तो नाउ दीज क्वांटिटीज़ आर डायमेंशनलेस, तो इसको हमने प्लॉट किया है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। एन को हमने कांस्टेंट ले लिया विच इज़ 3 और जो थीटा की रिस्पेक्ट से हमने इन तीनों फॉर्मूलों को प्लॉट किया। तो आप देख सकते हैं कि ऑन द एक्स एक्सिस वी हैव द एंगल थीटा और थीटा क्या था, थीटा क्रैंक शाफ्ट की रोटेशन थी। अगर आप लोग भूल रहे हैं तो लेट मी शो यू। इस फिगर में देख लें कि जो क्रैंक शाफ्ट यहाँ लगी होगी और जो ये क्रैंक है, तो ये जो क्रैंक रोटेट कर रहा है, इस जो भी एंगल ये बनाएगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ वो थीटा है। तो जिस तरह जो है आपकी जो मूवमेंट हो रही है, जिस तरह क्रैंक आपका रोटेट कर रहा है, थीटा जो है वो आपका चेंज हो रहा है। और यहाँ पे वही दिखाया हुआ है कि हमने 0 से 360 तक उसको चेंज किया थीटा को, और एक्स ओवर आर वी पी डिवाइड बाई ओमेगा आर और ए पी डिवाइड बाई ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यूज़ जो भी आ रही हैं यहाँ पे प्लॉट की गई हैं। तो पहले एक्स और आर की बात कर लेते हैं। जाहिर सी बात है कि 0 से स्टार्ट होगा, वो एक पीक पोजीशन में पहुँचेगा, यानी कि यहाँ पे जो पिस्टन है 0 जो है, यहाँ पे पिस्टन जो है वो आपका TDC के ऊपर है, टॉप डेड सेंटर के पास। और फिर जब यहाँ 2 पर आया है तो मैक्सिमम पोजीशन उसने अचीव कर ली है और इसका मतलब ये हुआ कि पिस्टन आपका BDC के ऊपर है, बॉटम डेड सेंटर के पास। और फिर अगेन ये बॉटम से दोबारा जो है वो टॉप डेड सेंटर में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिस्टन TDC से स्टार्ट हुआ, BDC पे आया और BDC से अगेन TDC पे आया। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि आप 0 से 180 तक आपका इनटेक स्ट्रोक था, 180 से 360 तक आपका कंप्रेशन स्ट्रोक था, और फिर ये साइकिल दोबारा रिपीट होगा। कंप्रेशन के बाद आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक आएगा और फिर द लास्ट वन विल बी एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट तो बड़ा क्लियर समझ आ रहा है। सेकंड इज़ योर वेलोसिटी, जो कि ग्रीन लाइन से यहाँ बनाई गई है। तो वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो रही है, उसका पीक आ रहा है, फिर यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है आपकी, क्योंकि उसने BDC पे आके आपकी डायरेक्शन, जो पिस्टन की डायरेक्शन है वो चेंज होनी है, और फिर नीचे जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। तो दैट्स वाई यहाँ पूरे रीजन के अंदर वेलोसिटी इज़ नेगेटिव। और फिर एक्सेलरेशन में ये हो रहा है कि जब आप स्टेशनरी पोजीशन पे है एट TDC, जब आपकी पिस्टन जो है वो 0 वेलोसिटी पर है, तो आपको ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए उसको मूव करने के लिए। एंड देन आफ्टर सम टाइम एट अबाउट 65 डिग्रीज जो है वो आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव में जा रही है, क्योंकि आप वेलोसिटी आपने डिक्रीज़ करनी है। तो जहाँ आप जैसे ही आपकी एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव में जाएगी, वेलोसिटी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी एंड सो ऑन। तो ये से बताने का मकसद ये है कि किस तरह आपकी एक्सेलरेशन, वेलोसिटीज़ और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेरी करती है थ्रू आउट दिस साइकिल। तो सिर्फ ये मकसद है इस ग्राफ का। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है, जो विच इज़ फोर्सेस इन अ सिंगल सिलेंडर इंजन। तो फॉर द टाइम बीइंग वी विल बी कंसिडरिंग ओनली सिंगल सिलेंडर इंजन, जिसमें एक सिलेंडर लगा हुआ है, एक ही पिस्टन है आपका एंड सो ऑन। तो यहाँ कुछ चीज़ें नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें पता होंगी कुछ ना कुछ, क्योंकि इंजन से रिलेटेड चीज़ें आप देखते रहते हैं। लेकिन स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ योर सिलेंडर, पिस्टन लगी हुई है, देन वी हैव कनेक्टिंग रॉड जो कि पिस्टन की ट्रांसलेशन को कन्वर्ट कर रहा है क्रैंक की रोटेशन में, एंड देन वी हैव क्रैंक एयर, और ये जो 1 यहाँ पे लगी हुई है क्रैंक शाफ्ट है।
अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे कुछ पिन्स वगैरह हैं, रिस्ट पिन कहलाती है। पिन्स तमाम पिन्स ही हैं, पर उसको नाम हमने डिफरेंट दिए हुए हैं, क्रैंक पिन एंड सो ऑन। तो ये एक जनरल सी डिस्कशन थी कि किस क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपके सिस्टम में क्या क्या नाम दिए हुए हैं हमने उसको। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल की। तो हम सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन की बात कर रहे हैं इस वक्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 स्ट्रोक में हमारा एक पूरा कंप्लीट साइकिल होगा, जिसमें एक कंप्लीट जो है 2 रेवोल्यूशंस होंगी क्रैंकशाफ्ट की। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि कभी भी आपने 4 स्ट्रोक इंजन को डिफाइन करना है तो यू कैन ऑलवेज से कि 4 स्ट्रोक इंजन इज़ एन इंजन जिसमें जो पूरा कंप्लीट साइकिल है वो 720 डिग्रीज रोटेशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट के बाद मुकम्मल होता है। तो 720 डिग्री रोटेशन के बाद अगर आपका एक पूरा कंप्लीट साइकिल फिनिश हो रहा है तो इसका मतलब आप 4 स्ट्रोक की बात कर रहे हैं। 2 स्ट्रोक में आपके पास 360 डिग्रीज के बाद साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। सो ये चीज़ें भी शायद आपको पता हो, लेकिन हमें डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो द फर्स्ट स्ट्रोक इज़ योर इंटेक स्ट्रोक। टॉप पोजीशन TDC से पिस्टन स्टार्ट होगा और इट विल मूव डाउनवर्ड, और जो आपका जो इंटेक वेल्व है वो खुल जाएगा और जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर आपके पास आ रहा है वो आप यहाँ पे अंदर सिलेंडर में आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद इंटेक स्ट्रोक में आपकी जो पिस्टन है वो TDC से BDC की तरफ ट्रेवल करेगी, डाउनवर्ड जाएगी। इन द सेकेंड पार्ट यू हैव कंप्रेशन स्ट्रोक, जिसमें जो भी आपका एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पे अब मौजूद है अंदर पिस्टन के ऊपर सिलेंडर में, तो अब उसको कंप्रेस करना है। तो द पिस्टन विल मूव फ्रॉम BDC टू TDC, अपवर्ड जाएगा आपका पिस्टन एंड इट विल कंप्रेस द एयर फ्यूल मिक्सचर। और जैसे ही पिस्टन बिल्कुल टॉप पोजीशन के करीब होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे जहाँ करीब बिल्कुल पहुँचने वाला होगा, तो वहाँ पे जो है जो स्पार्क प्लग है वो इग्निशन प्रोवाइड करेगा और यहाँ पे आपका कंबशन होगा। और वो कंबशन का प्रेशर है बेसिकली, जो एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो कंबशन से ही कर रहे हैं। दैट्स वाई द थर्ड स्ट्रोक इज़ नोन एज द पावर स्ट्रोक, जिसमें आप पूरी पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं। और लास्ट वन जो है वो आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, जिसमें अब जो है वो एक्सपेंशन हो चुकी है और अब जो आपका बर्न जो हाइड्रोकार्बन्स हैं या बाज़ वक़्त अनबर्न भी होते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं होंगे, तो जो बर्न हाइड्रोकार्बन्स है और जो एग्जॉस्ट है वो आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो आपका वेल्व है, एग्जॉस्ट वेल्व है, उससे बाहर निकल जाएंगे। तो ये बड़ा ही जनरल सा एक आइडिया है कि हाउ 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल सिंगल सिलेंडर इंजन वर्क्स। अच्छा, अब इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि 4 स्ट्रोक हैं, लेकिन जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है इंजन वो सिर्फ एक स्ट्रोक में कर रहा है, विच इज़ योर पावर स्ट्रोक। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि ये पावर स्ट्रोक में इंजन तो जो पावर है वो प्रोड्यूस हो रही है, बाकी 3 स्ट्रोक में यही इसी पावर स्ट्रोक से आप जो पावर है प्रोड्यूस करेंगे। तो जो पावर स्ट्रोक है उसमें आप इंजन की रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो वो एक्स्ट्रा पावर है यू आर यूजिंग दैट पावर टू ऑपरेट द पिस्टन ड्यूरिंग एग्जॉस्ट, इंटेक एंड कंप्रेशन स्ट्रोक। दैट्स वाई हम इंजन में जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं इस काम के लिए, जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है वो फ्लाईव्हील होता है आपको। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो फ्लाईव्हील का है। लेकिन सब ये समझने के लिए कि 4 स्ट्रोक में जो है आपके पास पावर स्ट्रोक सिर्फ एक बार आता है इन 720 डिग्रीज अगर सिंगल सिलेंडर हो, लेकिन अगर 2 स्ट्रोक इंजन होता तो उसमें पावर स्ट्रोक अल्टरनेट हर स्ट्रोक जो अल्टरनेट स्ट्रोक पावर स्ट्रोक होता है आपका। तो उस सूरत में आपका पावर स्ट्रोक 360 डिग्रीज के बाद रिपीट होता है, लेकिन यहाँ पे 720 डिग्रीज के बाद पावर स्ट्रोक रिपीट होगा क्योंकि 4 स्ट्रोक हैं। अच्छा, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें आपको प्रेशर दिखाया गया है, जो सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर है, और यहाँ पे जो है वो आपकी थीटा की वैल्यू है। सो आप ये देख सकते हैं कि दिस फ्रॉम 0 to 180 दिस इज़ योर इंटेक स्ट्रोक। तो इंटेक स्ट्रोक में आपका जो ये लाइन बताई हुई है, जो स्ट्रेट लाइन है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है, और जो रेड वन है ये आपके जो सिलेंडर में प्रेशर है वो बताया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर है। दैट्स वाई जो आपका एयर और जो आप इंटेक कर रहे हो उसमें आपकी जो जितनी भी जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो अंदर आ रहा है, बिकॉज इट्स मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है 180 के डिग्रीज के बाद जो है आप आते हैं
कंप्रेशन स्ट्रोक में, और यहाँ पे प्रेशर बढ़ना शुरू होता है क्योंकि अब आप जो फ्यूल एयर का मिक्सचर है उसको आप कंप्रेस कर रहे हैं। और फिर जैसे ही पिस्टन आपको दोबारा टीडीसी पे आता है, जब कंप्रेशन स्ट्रोक का बिल्कुल एंड होता है तो वहाँ पे एक इग्निशन होता है, कंबशन होता है, और एक बिल्कुल बहुत ही हाई लेवल जाता है प्रेशर का, और फिर वो प्रेशर ड्रॉप होता है एंड इन द लास्ट स्ट्रोक विच इज़ योर एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो वो दोबारा जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी तरफ कन्वर्ज करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि प्रेशर पूरे साइकिल में जो है वो एटमॉस्फेरिक के करीब ही है, बट इन द पावर स्ट्रोक जहाँ पे कंबशन एक्चुअल हो रही है और जो जहाँ पावर प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पे एक्सट्रीम पीक आता है आपका, और यही पीक आपको चाहिए टू प्रोड्यूस पावर इन अ सिंगल सिलेंडर इंजन। अच्छा, अब हम एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं और हम कुछ वेक्टर्स के थ्रू हम डिफाइन करते हैं कि किस तरह फोर्सेस जो है वो ट्रांसमिट होती हैं थ्रू आउट द इंजन। तो यहाँ पे आपको कुछ फोर्सेस नज़र आ रही होंगी, तो वन बाय वन को देखते हैं हम। द फर्स्ट वन इज़ द एफ विच इज़ नोन एज द पिस्टन एफर्ट। पिस्टन एफर्ट में आपके पास जो इक्वेशन है वो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन जो पिस्टन एफर्ट का मकसद आपको नज़र ही आ गया होगा कि पिस्टन की जो एफर्ट है, और यानी कि एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो पिस्टन एफर्ट होगा उसमें ऑब्वियसली आपका जो आपका प्रेशर आ रहा है, जो आपकी कंबशन हो रही है, जो गैसेस जो बर्न हो रही हैं उसके बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है उसमें से आएगा, बट इसका फॉर्मूला भी हम देखते हैं आगे। तो दिस इज़ योर सिंपल पिस्टन एफर्ट। अच्छा, उसके बाद एक फोर्स आपकी आ रही है जो अलोंग दी कनेक्टिंग रोड है, जिसको हम एफ क्यू कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू आर इज़ द वेट ऑफ द पिस्टन, डिपेंडिंग कि आपका जो इंजन है वो वर्टिकली माउंटेड है या हॉरिजॉन्टली माउंटेड है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि डब्ल्यू आर किस तरह बना होगा। अभी ये जो सिस्टम दिखाया हुआ है ये हॉरिजॉन्टल माउंटेड दिखाया हुआ है, तो ये डब्ल्यू आर आ गया आपका। देन वी हैव अ फोर्स, क्योंकि ये पिस्टन बहुत हाई मूवमेंट कर रही है, 7,000-8,000 आरपीएम पे भी मूव कर रही होती है पिस्टन, तो बहुत ही, तो देयर विल बी अ फोर्स जो कि जो आपके पास आउटर सरफेस है सिलेंडर की उस पर एक्ट कर रही होगी, नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं उसको, विच इज़ एफ एन, ठीक है। तो अब अगर हम ये तीन फोर्सेस आपके पास आ गई हैं और अब इसको इसी एफ पी को हम ज़रा एक्सटेंड करते हैं, तो वी कैन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एज वेल। तो इसमें क्या क्या फोर्सेस आ रही हैं, एफ पी एज इट इज़ आ गई विच इज़ पिस्टन एफर्ट, देन वी हैव एफ एन, ठीक है, जो कि वॉल्स पे लग रही है फोर्स, एंड देन वी हैव अ फोर्स अलोंग दी कनेक्टिंग रोड विच इज़ एफ क्यू। तो ये एक ट्राइंगल बन के आ रहा है आपके पास, राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ यू कैन सी के एफ पी और एफ एन जो है ये दो आपके कंपोनेंट्स हैं, और एफ क्यू जो है आपका वो रिजल्टेंट बन के आ रहा है। फाई एंगल वही एंगल है जो हमने पहले देखा था, तो जो फाई एंगल है यानी कि एंगल ऑफ द कनेक्टिंग रोड, वो वही जो फाई हमने इस्तेमाल किया था वही यहाँ पे फाई आया हुआ है। तो ये आपका ट्राइंगल होपफुली आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, देखिए हमारा मकसद क्या है। द मेन टास्क ऑफ एन आईसी इंजन इज़ टू रोटेट दिस थिंग, ठीक है, जो आपके पास जो क्रैंक है उसको रोटेट करवाना है और फिर आपकी क्रैंक शाफ्ट जो है रोटेट होगी। तो इस क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो टॉर्क आ रहा है वो हमारा बेसिकली मकसद है कि कितना टॉर्क आ रहा है, कितने आरपीएम पे। टॉर्क और आरपीएम दोनों से आप जो है ना वो अंदाज़ा लगाएंगे, क्योंकि उसी से पावर बन के आएगी आपकी। अगर आप पी निकालना चाह रहे हैं तो टी ओमेगा से आप पावर निकाल सकते हैं। तो हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो हमें जो है वो ओमेगा चाहिए होगा कि क्या आरपीएम है इस सिस्टम का, इस क्रैंक का, एंड द सेकंड थिंग इज़ कि उसमें जो है वो टॉर्क कितना आ रहा है। तो टॉर्क के लिए हम मज़ीद इस ट्राइंगल को या कुछ फोर्सेस को दोबारा तोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इस वाले ट्राइंगल में क्या किया है, एफ क्यू को हमने वैसे ही एक्सटेंड कर दिया है, उसी की लाइन ऑफ एक्शन में हमने एफ क्यू को एक्सटेंड कर दिया। एंड नाउ वी हैव टू फोर्सेस, वन इज़ एफ टी। एफ टी इज़ द फोर्स विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस क्रैंक। तो ये जो क्रैंक की लाइन बन रही है उसके परपेंडिकुलर होगी, राइट एंगल पे बनेगी, एफ टी आ गई आपके पास। और फिर सिंस एफ क्यू इज़ द रिजल्टेंट, एफ टी इज़ द कंपोनेंट, देयर विल बी अनदर कंपोनेंट विच इज़ एफ बी, ठीक है। तो एफ टी इज़ द फोर्स जो कि परपेंडिकुलर है इस क्रैंक के,
एंड एफ बी इज़ द फोर्स और द कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो कि पैरेलल है इस क्रैंक के, और फिर एफ क्यू तो वही है जो पीछे चल के आ रही थी, यानी कि जो आपकी कनेक्टिंग रोड के अलॉन्ग जो फोर्स थी, और उसी को हमने फिर यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। तो नाउ इन दिस ट्राइंगल द मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्स इज एफ टी। वाई? एफ टी अगर हमारे पास आ जाती है, हमें मिल जाती है, तो और हमें ये जो रेडियस है, जो इस क्रैंक का रेडियस है वो पता है, क्योंकि हम उसको जो हम डिज़ाइन कर चुके हैं, तो अगर हम उस फोर्स एफ टी को इस आर से विच इज़ द रेडियस ऑफ द क्रैंक मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो वी विल गेट द टॉर्क ऑन द क्रैंक। ठीक है, जो आपको टॉर्क है, जो क्रैंक शाफ्ट पे टॉर्क मिल रहा है, वो आपको मिल जाएगा। तो हमें एफ टी चाहिए। इफ़ वी नीड टू फाइंड द टॉर्क, और टर्निंग मूवमेंट भी कहा जाता है इसको, टर्निंग मूवमेंट इज एक्चुअली ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वो टर्निंग मूवमेंट अगर हमें चाहिए इस क्रैंक के ऊपर विच इज़ अ टॉर्क, तो हमें एक तो एफ टी चाहिए होगा विच इज़ दिस, और हमें रेडियस चाहिए होगा क्रैंक का। अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता हैं तो हम आराम से जो है वो टॉर्क निकाल सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ एफ बी देन? एफ बी को अगर आप रियलाइज़ करें तो यहाँ पे एफ बी की जो फोर्स है वो यहाँ पे जो भी बियरिंग लगा होगा उसके अगेंस्ट काम कर रही है। मतलब दिस एफ बी फोर्स इज ट्राई टू कंप्रेस द बियरिंग। ठीक है, तो ये जो एफ बी फोर्स है, आप तो ये चाहते हैं कि एफ बी फोर्स आपकी कम से कम हो और आपकी एफ टी फोर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आपका टॉर्क ज़्यादा हो, और जो फोर्स बियरिंग्स पे एक्ट कर रही है विच इज़ एफ बी वो कम से कम हो। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये ट्राइंगल तो ये तो एक ख़ास एंगल के ऊपर दिखाया हुआ है, एक ख़ास फाई और एक ख़ास थीटा के ऊपर। तो जब इंजन पूरा रोटेट करता है, क्रैंक पूरी रोटेट करती है, तो दीज एफ टी एंड एफ बी विल चेंज विद टाइम टू टाइम। कहीं पे एफ बी ज़ीरो भी होगी जब बिल्कुल स्ट्रेट होगा ये, कहीं एफ टी ज़ीरो हो जाएगी। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका ये जो भी फोर्सेस हैं ये कांस्टेंट नहीं रहती हैं, ये वक्त के साथ साथ चेंज होंगी। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रायंगल्स कुछ दिखाए हुए एंगल्स का, तो यही जो तमाम फोर्सेस हैं यहाँ नीचे भी शो की गई हैं। तो आप जो है इसको, इस फिगर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू सॉल्व द इक्वेशंस। तो इसमें यह है कि एंगल्स वगैरह कुछ दिखा दिए गए हैं आपको, तो वो आप एंगल्स जो है एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से एंगल्स निकाले हुए हैं। फाई और थीटा तो आपको पता ही है, फाई इज़ द एंगल ऑफ दिस कनेक्टिंग रॉड विद द हॉरिजॉन्टल, वाइल थीटा इज़ द एंगल ऑफ दिस क्रैंक विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये तो पता है। बाकी कुछ ट्रायंगल्स बना के एंगल्स निकाले गए हैं जो कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं और ये जो फोर्सेस आ रही हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड कि हम फोर्सेस निकालते कैसे हैं, तरीका क्या होता है इसका। तो पहला जो मैंने बताया था कि आपको पिस्टन एफर्ट, तो उसको पढ़ लेते हैं। इट इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन और क्रॉस हेड पिन अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक। तो लाइन ऑफ स्ट्रोक तो सिंपल सी बात है, ये आपका हॉरिजॉन्टल ही रहेगा हमेशा। तो वो जो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन, जो पिस्टन पे एक्ट कर रही है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो वहाँ उसके तीन कंपोनेंट है, एफ पी के आपके पास तीन कंपोनेंट होते हैं। वन इज़ द नेट लोड ऑन द पिस्टन विच इज़ एफ एल, फिर यू हैव inertia forces which is Fi, and the last one is the frictional forces which is Rf। अच्छा, सबसे पहले जो आसान वाला है वो कर लेते हैं। द लास्ट वन इज़ फ्रिक्शनल फोर्सेस। अगर सवाल में गिवन है तो आप इसको लिखेंगे यहाँ पे, वो न्यूटन्स में गिवन होगी, तो सिंपल आपने यहाँ पे लिख देना उसको, जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है। अगर आपके पास फ्रिक्शनल फोर्सेस रेजिस्टेंस नहीं है, तो कई बार आपने ये देखा होगा कि हम अक्सर औकात जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं इन रेजिस्टेंस की जो फोर्सेज होती हैं, अगर वो बहुत कम होती हैं, तो हम यहाँ पर भी उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ अगर गिवन है सवाल में तो आप यूज़ करेंगे, अगर नहीं गिवन है तो यू विल निगलेक्ट इट। अच्छा, अब आते हैं एफ एल के ऊपर। तो एफ एल इज़ द नेट लोड ऑन द पिस्टन, एंड बड़ा सिंपल है, जो आपकी प्रेशर और फोर्स की इक्वेशन होती है वहीं से आ रही है इसकी फॉर्मूला। तो पी इज़ योर प्रेशर एट अ सर्टेन गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और उसको जो है वो आप जो क्रॉस सेक्शन है पिस्टन का उसके एरिया से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो यू आर गेटिंग दी एफ एल। ठीक है, तो प्रेशर चाहिए आपको और आपको पिस्टन का डायमीटर चाहिए, तो आप एफ एल आराम से निकाल लेंगे।
सेकंड इज द इनर्शिया फोर्सेस। तो इनर्शिया फोर्सेस क्या है? इनर्शिया फोर्सेस का ये फॉर्मूला है वेयर वी हैव द एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड विद एम आर। नाउ व्हाट इज एम आर? एम आर को अगर आप यहाँ ऊपर देखें तो एम आर इज़ द मास ऑफ द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। अब रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स क्यों आ रहा है इसमें, पिस्टन सिर्फ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो पिस्टन है उसमें पिन्स वगैरह भी लगी होती हैं, तो उन सब का जो मास है, जो कि पिन्स जो पिस्टन के साथ जो स्मॉल कंपोनेंट्स हैं, उन तमाम का मास जो है इसमें इंक्लूडेड है। डेट्स वाई वी आर कॉलिंग इट रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स। सही है, सिर्फ पिस्टन नहीं कह रहे हैं उसको। और डब्ल्यू आर वही वेट हो गया उसका। इसमें ज़ाहिर सी बात है कनेक्टिंग रोड वगैरह आप इग्नोर करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब जब हम इनर्शिया फोर्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम जो एम आर विच इज़ द मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है विद द एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन। एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन आप पहले निकाल चुके हैं जो काइनेमेटिक्स का था, तो उसमें आप वापस जाके देख सकते हैं कि क्या फॉर्मूला था। तो वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग द एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन जो फॉर्मूला था विद द रेसिप्रोकेटिंग जो आपका मास है उससे। एम आर नॉर्मली सवाल में गिवन होगा, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना है एंड देन यू विल गेट द एफ आई। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे आता है कि यहाँ पे यू कैन सी कि देयर आर टू साइंस, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ था इनर्शिया फोर्स एफ आई इज़ अ फंक्शन ऑफ पिस्टन एक्सेलरेशन। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन इट अपोजेस एफ एल, ड्यूरिंग डी एक्सेलरेशन इट सपोर्ट्स इट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में जो है वो इनर्शिया हमेशा अपोज करता है सिस्टम को, रोकने की कोशिश करता है, बट जब आप डी एक्सेलरेट कर रहे होंगे तो उसको सपोर्ट करेगा। इसको एक और लिखने का तरीका ये भी है कि जब आपके पास थीटा विच इज़ द एंगल ऑफ योर क्रैंक इज़ नेगेटिव, वो जब जो एंगल होगा वो 0 से 180 होगा तो आप इसको नेगेटिव लेंगे, और जब आपका जो एंगल है वो पॉजिटिव होगा यानी कि 180 टू 360 तो फिर आप इसको पॉजिटिव लेंगे। तो जब भी एंगल आपका 0 से 180 के दरमियान हो थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और जब भी थीटा आपका 180 से 360 के दरमियान हो तो आप पॉजिटिव लेंगे। लेकिन यहाँ पे और मैं कन्फ्यूजन आपकी कम कर देता हूँ, नॉर्मली हम जो है वो 0 से 180 के दरमियान ही रहेंगे। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी यह है कि हम जब भी सिस्टम को डिफ़ाइन करते हैं तो टॉप डेड सेंटर या इनर डेड सेंटर से करते हैं, विच इज़ द टॉप मोस्ट पोजीशन। ठीक है, तो इसीलिए हम जो भी थीटा आएगा वो हमेशा आपका 180 से कम ही होगा, तो ये सेकंड पार्ट आपके लिए वैलिड ही नहीं रहेगा। तो ये समझने कि इनर्शिया फोर्स जो यहाँ पे जो आपके पास प्लस माइनस आ रहा है, नॉर्मली आप इसको माइनस ही लेंगे। ठीक है, जो यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है इसमें से आपने माइनस ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप नॉर्मली थीटा में 0 और 180 के दरमियान ही होंगे। जितने भी आपको जब भी हम सिस्टम को डिफ़ाइन करते हैं तो हम IDC इनर डेड सेंटर की रिस्पेक्ट से ही डिफ़ाइन करते हैं या टॉप डेड सेंटर की रिस्पेक्ट से, जो कि दोनों एक ही चीज़ हैं। अच्छा, अब आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि जो ये इनर्शियल फोर्स है एफ आई, इसका ये फॉर्मूला है यहाँ, ये फॉर्मूले में जब आप थीटा पुट करेंगे तो कोई कम्बिनेशन ऐसा बन सकता है कि ये एफ आई नेगेटिव आए। ठीक है, तो जो ये एफ आई जो इस फॉर्मूले से उसका साइन आ रहा है वो अलग चीज़ है, और ये जो प्लस और माइनस है ये अलग चीज़ है। तो अगर यहाँ पे लेट्स से कि एफ आई आप थीटा डालते हैं, एन डालते हैं, तमाम टर्म्स डालते हैं, और अगर एफ आई जो है वो नेगेटिव आ रही है तो वो उसका नेगेटिव और फिर जो यहाँ का नेगेटिव है वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है कि यहाँ इस फॉर्मूले से जो आंसर आ रहा है वो अलग चीज़ है, वो नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग है थीटा क्या है, बिकॉज कोसाइन जो है वो 90 के बाद नेगेटिव हो जाता है और 0 से 90 के दरमियान वो पॉजिटिव रहता है। तो अगर हम 90 से आगे जाएंगे तो ये आपका डेफिनेटली नेगेटिव आएगा और ये चीज़ एफ आई जो है नेगेटिव आ जाएगा। तो आपने वो नेगेटिव अपनी जगह रखना है, और जो यहाँ पे नेगेटिव आएगा जो इस वजह से नेगेटिव आ रहा है आपका, चाहिए वो फिर जब नेगेटिव आपका मिलेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अब एक कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ योर वर्टिकल इंजन। वर्टिकल इंजन बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड हो जाएगी ओमेगा डब्ल्यू आर, एंड डब्ल्यू आर इज़ द वेट ऑफ योर रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, तो पिस्टन वगैरह के और जो उसमें पिन्स वगैरह लगे उसका वेट आ गया आपका। वर्टिकल
जब आप इंजन होगा तो उसमें जो WR होगा, अगर मैं इसको पूरा रोटेट कर दूं तो WR जो है और वो FP की डायरेक्शन में ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि WR जो है वो भी इस तरफ ही होगा अगर ये वर्टिकल इंजन होता। आप इस तरह देख सकते हैं, इस सवाल में देख सकते हैं आप कि पिस्टन एफर्ट भी वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा होगा और जो इसका वेट है वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब जब वर्टिकल इंजन आपके पास, वर्टिकल माउंट इंजन होगा, तो उसमें पिस्टन एफर्ट और जो वेट है वो आपका एक ही डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब आपको W भी लेना पड़ेगा उस सिचुएशन के अंदर। तो जब भी आपके पास वर्टिकल इंजन आएगा तो उसमें आपने प्लस माइनस WR रखना है। प्लस माइनस से क्या मुराद है, व्हेन द पिस्टन इज गोइंग डाउनवर्ड्स, तो आपका वेट जो है वो एफर्ट को ऐड कर रहा है, वो जो वेट है आपका पिस्टन का वो उसको बेनिफिट कर रहा है, मूवमेंट में बेनिफिट कर रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड पिस्टन भी नीचे नीचे जा रही है और उसका वेट जो है वो उसको हेल्प कर रहा है, तो वो फिर पॉजिटिव रहेगी यहाँ पे। बट इफ़ योर पिस्टन इज गोइंग अपवर्ड, तो इसका मतलब जो आप कि पिस्टन की मूवमेंट और जो वेट है वो अपोजिट हो गया। पिस्टन की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड है, लेकिन आपका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट, क्योंकि वेट तो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करता है, तो दैट्स वाई हम उसको फिर नेगेटिव लेंगे। तो जब पिस्टन टॉप से बॉटम पे जा रही है तो इसका मतलब वो जो उसका वेट है वो पॉजिटिव होगा, और जब बॉटम से टॉप पे जा रहा है तो WR जो है वो आपका नेगेटिव होगा। तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, एक और स्पेशल केस जिसमें जो हम इस्तेमाल करेंगे वो आपका डबल एक्टिंग स्टीम इंजन है। उसका फॉर्मूला ही गिवन है, लेकिन हम उससे पहले इसको पढ़ समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो क्विकली इसको करते हैं। डबल एक्टिंग स्टीम इंजन में ये होता है कि दोनों जो पिस्टन के टॉप पोजीशन और जो बॉटम पोजीशन होती है दोनों ही वर्क कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो पहला मूवमेंट होगी वो उसमें आपकी स्टीम आएगी, वो फिर एक्सपेंड होगी, वो पुश करेगी इस पिस्टन को, पिस्टन विल मूव ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। और फिर क्या होगा, अगले स्टेप में जो है यहाँ से जो जहाँ पे आपको कनेक्टिंग रोड वाली साइड है वहाँ से स्टीम इन होगी और वो इसको पुश करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही जो मूवमेंट है उसमें आपके पास पावर स्ट्रोक है दोनों में। मतलब आप जब पिस्टन जो है वो लेफ़्ट से राइट जा रही है फिर भी स्टीम काम कर रही है, और जब वो राइट से लेफ़्ट जाएगी पिस्टन फिर भी आपकी स्टीम काम करेगी। तो ये डबल एक्टिंग स्टीम इंजन का मतलब ये है कि वो दोनों जो आपकी मूवमेंट है दोनों में आपके पास पावर स्ट्रोक आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, अब इसमें वैसे तो ये वीडियो यहाँ पर है लेकिन इतनी कोई अच्छी नहीं है, लेकिन ये आई थिंक इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि किस तरह डबल एक्टिंग स्टीम इंजन काम कर रहा है। बस ये याद रखना है कि दोनों तरफ स्टीम काम कर रही होती है। तो आईसी इंजन की तरह नहीं है कि आप जो आपके पास कंबशन हो रहा है वो एक ही जगह हो रहा है। यहाँ तो कंबशन नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ स्टीम की जो आपके पास एनर्जी है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटिलाइज़ कर रहे हैं। बट एक बार स्टीम यहाँ से एंटर होगी, पिस्टन को मूव करेगी टुवर्ड्स द राइट, फिर एक बार स्टीम यहाँ से एंटर होगी और पिस्टन को मूव करेगी टुवर्ड्स द लेफ्ट, और इस तरह साइकिल चलता रहेगा आपका। अच्छा, अब इसमें एक बात का ख्याल रखना है आपने कि फॉर एग्जांपल हम इस पोजीशन के ऊपर हैं, तो अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो इस पिस्टन को मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर है वो एग्जॉस्ट होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे वेल्व होगा जिससे ये एग्जॉस्ट होगा पूरा। तो ये जो यहाँ जो प्रेशर है वो जो यह पीछे की तरफ प्रेशर है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है। जो यहाँ पे प्रेशर है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे जो प्रेशर है वो नेगेटिव है। तो वो जो पीछे की तरफ प्रेशर है आपका वो एज अ नेगेटिव काम करेगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसी होगा, जब स्टीम यहाँ से आ रही है तो देयर विल बी सम प्रेशर है जो कि पिस्टन को लेफ्ट पे मूव करना चाह रही है, बट देयर विल ऑलवेज बी प्रेशर, कुछ ना कुछ प्रेशर यहाँ पे भी होगा जो कि दोबारा एग्जॉस्ट कर जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखना चाहूँ इसका, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो प्रेशर की टर्म्स आएंगी। P1 विच इज़ प्रेशर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑन द बैक साइड ऑफ द पिस्टन। तो दो हमने डिफाइन कर दी यहाँ पे एरियाज, ठीक है। एक जो है प्रेशर और एरिया जो कि बैक साइड ऑफ द पिस्टन है, और एक प्रेशर और क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि क्रैंक की साइड पर है। तो इससे क्या मुराद है कि ये वाला जो एरिया है आपका बैक साइड कहलाएगा, और ये जो आपका एरिया जो क्रैंक के साथ कनेक्टेड है वो क्रैंक वाला एरिया कहलाएगा। तो दिस इज़ योर बैक साइड एरिया, दिस इज योर क्रैंक एरिया, और ये P2 A2 दोनों आ गए। अच्छा, अब यहाँ पे जो टोटल जो लोड है पिस्टन के ऊपर वो डिफरेंस होगा, क्योंकि वो जो बैक प्रेशर है उसको अपोज कर रहा है। तो P1 A1 माइनस P2 A2 सही है। और A1 A2 किस तरह डिफाइन करेंगे आप, दिस अगर मैं यहाँ फिगर ये बनी हुई छोटी सी,
तो दिस इज़ योर A1 विच इज़ द एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन है आपका। और जो पीछे वाला एरिया है जो कनेक्टिंग रोड की साइड पे है उसको हम A2 कहते हैं। और जो कनेक्टिंग रोड जो लगी हुई है उसका जो एरिया है उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ये आपके पास बन के आ रहा है इसका एरिया क्रॉस सेक्शन। तो आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो A2 है विच इज़ दिस इज़ नथिंग बट A1 माइनस ए। तो A2 जो आपके पास है जो कि कनेक्टिंग रोड की साइड का एरिया है वो A1 माइनस स्मॉल ए है। तो ये आपको यहाँ पे लिख दिया गया है कि A1 माइनस ए। तो अगर आपको स्मॉल ए पता हो तो आप आराम से ही सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको दो प्रेशर चाहिए होंगे। P1 विच इज़ द प्रेशर एट द बैक साइड ऑफ द पिस्टन एंड P2 विच इज़ द प्रेशर ऑन द क्रैंक साइड ऑफ द पिस्टन। तो ये आपने याद रखना है। जब भी आपके पास डबल एक्टिंग स्टीम इंजन आएगा तो आपके पास दो प्रेशर्स आएंगे, दो एरियाज आएंगे, और उसमें से एक एरिया आपका जो है कनेक्टिंग रोड का एरिया होगा। वैसे ये स्मॉल ए जो है इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे जो है आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे तो क्योंकि तो जो इसका एरिया होगा विल बी वेरी लेस एज कम्पेयर टू द एरिया A1 और A2। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमने नाम दे दिए चीज़ों को, सिर्फ जो मैंने बताई नहीं बेसिकली वही चीज़ है, लेकिन कुछ पढ़ लेते हैं इसको एक बार। तो FQ इज़ द फोर्स अलोंग द कनेक्टिंग रोड विच इज़ दिस FQ। जो आप उसको जो उसकी जो लिखी हुई इंग्लिश उससे ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कोई भी फोर्स जो है कनेक्टिंग रोड के लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट कर रही है वो FQ है। आप थ्रस्ट ऑन द साइड्स ऑफ द सिलेंडर वॉल्स विच इज़ FN, जो कि सिलेंडर वॉल्स पे एक्ट कर रही है। क्रैंक पिन एफर्ट विच इज़ FT। तो जो FT जो FT वो फोर्स जो कि क्रैंक के परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है और जो कि टर्निंग मूवमेंट क्रिएट करेगी उसको हम क्रैंक पिन एफर्ट कहते हैं। अच्छा, जो फिफ्थ वन इज थ्रस्ट ऑन क्रैंक शाफ्ट बियरिंग। तो मैंने बताया था कि FB जो फोर्स है वो सीधी जो है वो एक्ट करती है क्रैंक शाफ्ट जो बियरिंग है उसको उस पर एक्ट करती है। तो वो फोर्स जो क्रैंक शाफ्ट बियरिंग पे आ रही है वो आपके पास FB है। एंड द लास्ट वन, अगर हम FT क्रैंक पिन एफर्ट को हम R विच इज़ द रेडियस ऑफ क्रैंक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट द क्रैंक एफर्ट और टर्निंग मूवमेंट और टॉर्क ऑन क्रैंक शाफ्ट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सारा काम हम इसके लिए बेसिकली कर रहे हैं क्योंकि आपने टर्निंग मूवमेंट जो है वो निकालना है और फिर आगे जाके आप ताकि टर्निंग मूवमेंट की डायग्राम्स क्रिएट कर सकें। तो इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस थिंग। तो आप करते क्या है कि यू स्टार्ट विथ FP एंड देन यू मूव ऑन। तो आप पहले FP निकालेंगे, देन यू विल फाइंड सम फाई निकालना पड़ेगा, थीटा वगैरह निकालेंगे, FQ निकालेंगे, फिर FN भी आ जाएगा क्योंकि दीज आर कंपोनेंट्स। तो यू कैन ईजिली अप्लाई राइट हैंड रूल जो कॉन्सेप्ट है। और फिर आप यहाँ से FQ के थ्रू आप FT निकालने की कोशिश करते हैं और फिर FB भी निकाल सकते हैं, देन यू कैन फाइंड एवरीथिंग। तो स्टार्टिंग में नॉर्मली यू ऑलवेज स्टार्ट विथ FP। तो आप FP से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन दी अदर फोर्सेस। तो यहाँ तक रखते हैं इस लेक्चर को, और नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके फ़ौरन बाद आएगा तो उसमें जो है हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।